दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। आज झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग हुई। खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू। इन चारों सीटों पर अगर मतदान प्रतिशत को देखें तो पिछली बार के मुकाबले यानी 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। खूंटी में इस बार आज की तारीख में 5 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है, अगर उसको देखें तो खूंटी में 65.82% वोटिंग हुई है। इसके अलावा लोहरदगा में 62% से थोड़ा ज्यादा यानी कि 62.60% वोटिंग हुई है। पलामू में 59% वोटिंग हुई है, 59.99 यानी कि जो 60% वोटिंग है उससे 0.1% कम। सिंहभूम में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है, 66.11%। लेकिन अगर इन चारों सीटों का एवरेज देखें, अगर 5 बजे तक का जो डेटा है उसके मुकाबले जो वो डेटा है वो है 63.14%, यानी कि 63% के आसपास वोटिंग हुई है। और आपको अगर पिछली बार का डेटा हम बताएं तो इन चारों सीटों पर काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी। जैसे अगर आप देखिए कि सिंहभूम में 2019 में 69.26% वोटिंग हुई थी और इस बार जो है सिंहभूम में 66.11% यानी कि 1% वोटिंग हुई है, यानी कि लगभग 3% वोटिंग गिरी है। इसके अलावा अगर पलामू में अगर आप देखें तो पलामू में पिछली बार जो है 64.3% वोटिंग हुई थी, लेकिन अगर आप इस बार देखें, इस साल जो अभी आज वोटिंग हुई है उसमें 59.99% वोटिंग हुई है, यानी लगभग 4% का अंतर है। और इसी तरीके से जो आप देखिए खूंटी में 69.2% वोटिंग हुई थी और सिंहभूम में जो मैंने आपको बताया और लोहरदगा में 66.30% वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार लोहरदगा में 62% वोटिंग हुई है और सिंहभूम में मैंने आपको बताया कि 66% के करीब वोटिंग हुई है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 3 से 4% की जो है एक एवरेज गिरावट है। वोटिंग कम क्यों हुई, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। धूप, बारिश, मौसम तो है ही, और इसके अलावा ये भी कि क्या जनता में निराशा है, क्या कोई लहर नहीं है, क्या मोदी के नाम पर जिस तरीके से 2019 में वोटिंग हुई थी वो नहीं है। हालांकि आप देखते हैं कि जब 24 घंटे या 48 घंटे बाद जो है चुनाव आयोग आंकड़ा जारी करता है तो उसमें कुछ इजाफा हो जाता है। ये हमने पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में देखा था। हालांकि चुनाव आयोग तो आंकड़े भी अब लेट जारी करने लगा है, तो इस पर सवाल है। अब सवाल ये है कि जब 3-4% वोटिंग कम हुई है तो चाहे वो खूंटी हो, चाहे लोहरदगा हो, या फिर सिंहभूम हो या पलामू, कौन जीत रहा है? मंजर भाई हमारे साथ हैं, आंकड़े हैं, डेटा हैं, विधानसभा वार बात करेंगे। 63% के करीब वोटिंग हुई है, तो जानना ये जरूरी है कि खूंटी में इस बार कौन जीत रहा है, पलामू में कौन जीत रहा है और इक्वेशन किसके फेवर में है। मंजर भाई, स्वागत है आपका। दर्शक बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि खूंटी में कौन जीत रहा है और लोहरदगा में कौन जीत रहा है, पलामू में कौन जीत रहा है, सिंहभूम में कौन जीत रहा है। आपको क्या लगता है, आंकड़े क्या बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के बाद? देखिए, खूंटी में आपको पहले मैं आंकड़ा बता देता हूँ विधानसभा वाइज। खूंटी लोकसभा में कौन-कौन से विधानसभा में कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट की माने गिरावट हुई है। तो खूंटी में मैं पहले बात कर देता हूँ 2019 में 69.11% हुआ था, लेकिन इस बार 65.82% हुआ है। तो 4% का गिरावट साफ झलक रहा है। और विधानसभा वाइज अगर मैं जाऊँगा तो खरसावां विधानसभा में 67% वोटिंग हुआ, खूंटी विधानसभा में 66.79% हुआ, कोलेबिरा विधानसभा में 65.01% हुआ, सिमडेगा में 64.52% हुआ, तमाड़ में 66.36% हुआ और तोरपा में आपका 64.63% हुआ। ये पूरा खूंटी लोकसभा के जितना विधानसभा आते हैं, कुल 6 विधानसभा है। खरसावां, खूंटी, कोलेबिरा, सिमडेगा, तमाड़, तोरपा, और सबसे ज़्यादा वोटिंग खरसावां विधानसभा में हुई 67%। तो आप ये देख सकते हैं कि लोगों आज झारखंड के मौसम भी बहुत सुहाना था। आज मैं आप दिल्ली स्टूडियो में हैं सर, तो आपको यहाँ अंदाज़ा नहीं लगा होगा। यहाँ का मौसम बहुत शुष्क थे और लोग घरों से बाहर निकले और 5 बजे के बाद भी
जो बूथ में है लगातार कतार खड़ी थी, वोट देने के लिए वेटिंग कर रही थी। इसलिए चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 5 बजे के बाद के आंकड़े जैसे ही हमको प्राप्त हो गए पीठासीन पदाधिकारी से 17 फॉर्म नंबर होता है कि कितना परसेंटेज हुआ, तो फिर वो फाइनल आंकड़ा जारी किया जाएगा। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, तो आप ये मान सकते हैं कि किस तरह संसद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, क्षेत्र में ना रहने का ये कारण हो सकता है, बड़ी कारण हो सकता है। जिस तरह बीजेपी के सांसद जीतते हैं भाजपा के और वो दिल्ली में डेरा जमा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब बड़ी कारण है। लोग इस पर बदलाव को लेकर मुखर हो रहे हैं, क्योंकि गिरती परसेंटेज ये भी संकेत देती है कि वो खुश नहीं है, और बढ़ती ये बताती है कि इसका मतलब है कि पूरी तरह से बदलाव करना चाहती है जनता। तो हमें लगता है कि खूंटी लोकसभा में इस अच्छा बार भाई, अगर चेंजेज आप होगा। सीट वाइज बात करें, जी, खूंटी की हम बात कर रहे हैं। खूंटी में जो जीत जी, हार का अंतर था पिछली बार, वो 1000 वोटों के आसपास था। एक हजार अगर अंठानवे आप वोट डेटा देखेंगे, हाँ, जी, तो ये जो 3-4% वोटिंग कम हुई है, क्या ये जी, नाराजगी है, शिथिलता है वोटों का? एक तरीके से ये है कि यार भाजपा वाले कह देते हैं कि कुछ भी हो आएगा तो मोदी ही, तो लोग ये मान लिए कि मोदी ही जीत रहा है तो क्यों वोट देने जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इसमें आप क्या देखते हैं? विधानसभा देखिए वार मुझे आप बता रहे हैं, विधानसभा वार जी आप सर, बात कर रहे हैं, तो आप बताइए जी, कि जो विधानसभाएं हैं वो जेएमएम और कांग्रेस के पास कितनी है, बीजेपी के पास कितनी है, और कहाँ वोटिंग ज्यादा हुई है? खरसावां में ज्यादा तो वोटिंग देखिए हुई है। जी, जी, खरसावां में 67% हुई है। यहाँ दशरथ गगरई जी विधायक है जेएमएम से। खूंटी लोकसभा हो गया आपका, कोलेबिरा, सिमडेगा, तमाड़ और तोरपा। तमाड़ में आपका जेएमएम है, तोरपा में बीजेपी का है कुछ प्रत्याशी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे विधायक जी का, और सिमडेगा आपका कांग्रेस पार्टी से है। और उसके बाद खूंटी भी आपका जो है कांग्रेस पार्टी से है, नहीं खूंटी बीजेपी से है, नीलखंड सिंह मुंडा जी, सॉरी। तो यहाँ पर दो बीजेपी है, बाकी कांग्रेस है और जेएमएम है। तो यहाँ पर बढ़त हम्म। बनाई हुई दिख रही है इंडिया अलायंस। हमें लगता है कि जो माइनर जो इस बार पिछली बार मार्जिन से हार गए थे, तो इस बार जनता हम्म। पूरी तरह से बदलाव के मूड में दिख रही है। जो आंकड़े बता रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उनके जी, विधायकों ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और वोट ज्यादा डलवाए हैं। जी, जी, खरसावां में आप देख सकते हैं 67% है। उसके बाद खूंटी लोकसभा 66.79, ये भी बीजेपी से है, नीलकंठ सिंह मुंडा जी। और उसके बाद है हम्म। कोलेबिरा, जो है आपका 65.01, यहाँ भी कांग्रेस के हैं। और उसके बाद आपका सिमडेगा, ये भी कांग्रेस है। तमाड़ जेएमएम 66.36%, और तोरपा ये बीजेपी से है। तो यहाँ तोरपा सिक्सटी में फोर कितना मिला परसेंट वोट? 64.63%। तो मतलब ये है कि अगर हम यही अनुमान लगाना चाहें कि जमीन पर जो है स्थानीय जी, विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, चूंकि उनके स्थानीय लेवल पर जो है रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने मेहनत की है। और जी, जो अर्जुन मुंडा के खिलाफ आप देखिए कुर्मी वोट की नाराजगी है, और जी, वहां तमाड़ पर जो विधानसभा। है तमाड़ में जो है, और हमने ये देखा कि किस तरीके से रामटहल चौधरी गए थे तो उनका विरोध हुआ था। और इसके अलावा जो आदिवासी वोट है वो भी अर्जुन मुंडा के खिलाफ बैटिंग कर रहा है सरना कोड को लेकर के। तो मतलब अर्जुन मुंडा की सीट फंसी हुई है, और 4 जून को ही पता चलेगा कि उसे फाइनल रिजल्ट क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अर्जुन मुंडा पीछे हैं। जी, जी, साफ झलक रही है, अर्जुन मुंडा थोड़ा सा यहाँ चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हम्म। जी सर। बाकी चारों सीटों में से अब हमने खूंटी की तो बात कर ली, और अब अगली सीट कौन सी आप बात कर रहे हैं? मैं लोहरदगा की बात करूंगा। लोहरदगा में 2019 में आपका सॉरी सर, लोहरदगा में 2019 में 65.9% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये हाँ। 62.60% में आ गई। और अगर हम्म। यहाँ पर विधानसभा वाइज हम बात करें, तो यहाँ पर जो 5 विधानसभा है, बिशुनपुर, गुमला, लोहरदगा, मांडर और सिसई, ये पूरा हम्म। बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस के सीट है। पूरा गुमला में ये जेएमएम और इंडिया अलायंस का सीट पास सीट है। तो बिशुनपुर जो ये चमरा लिंडा के इलाका है, यहाँ से वो विधायक हैं, बागी विधायक हाँ। निलंबित हो गए हैं अभी जेएमएम से। उनके क्षेत्र से 60.71% वोटिंग हुआ है। गुमला
गुमला बीजेपी का है, जेएमएम का है, जहां 62.30% वोटिंग हुआ है। उसके बाद फिर आपका लोहरदगा, रामेश्वर उरांव जो राज्य के वित्त मंत्री जी हैं, उनके इलाका में 65.90% हुआ है। मांडर जो नेहा शिल्पी तिर्की लगातार जनसभा की, लगातार डोर टू डोर प्रचार की, पार्टी के लिए घर दिन रात मेहनत की, उनके क्षेत्र में 62.08% हुई। उसके बाद में सीसई विधानसभा, जहाँ सीसई में 62.07%, ये पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव की विधानसभा है और वो भी काफी मेहनत के क्षेत्र में, और लगातार उनका सहयोग मिला इंडिया अलायंस को, और उनके क्षेत्र में भी 62.07% वोट। और जिस तरह से पिछली बार नोटा में 10,000 वोटिंग हुई थी, हमें नहीं लगता है कि इस बार नोटा को उतना प्रतिशत वोट मिलेगा, क्योंकि 9,000 कुछ वोटों से सुखदेव भगत जी हारे थे। जी क्या मंजर भाई आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर नोटा के प्रति जागरूकता एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए चलाया हो, कि नोटा को वोट देने की वजह से हमें हार मिल रही है, आप नोटा पर नहीं हमें वोट दीजिए, हम आपके काम करेंगे? क्या इस तरीके की कैंपेनिंग हुई वहां पर? क्योंकि नोटा वहां पर एक फैक्टर है, हमेशा रहा है, चाहे आप 2009 का चुनाव देखें, 2014 का देखें, 2019 का देखें। चमरा लिंडा और एक और शख्स जो थे, जो पिछली बार लड़े थे, सुदर्शन भगत, सुदर्शन भगत तो बीजेपी से थे, जो हाँ बीजेपी से निर्दलीय लड़े थे, उन्होंने 10,000 अच्छा। वोट पाए थे। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और जो वहां पर जो अंतर था वो सिर्फ 10,363 वोटों का था। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास विधायक स्थानीय लेवल पर हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर, पुलवामा, मोदी के नाम पर वोट पड़ा होगा, लेकिन इस बार जो है आपको क्या लगता है, सुदर्शन भगत निकाल ले जाएंगे? नहीं, समीर उरांव जी प्रत्याशी है सर यहाँ से। हाँ, समीर उरांव, जी। सॉरी। और हमें लगता है कि समीर उरांव के लिए थोड़ी कठिनाई, मुश्किल मुश्किल हालातों से वो गुजर रहे हैं, कि जिस तरह से वो भी नए प्रत्याशी हैं और पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, और 2 बार जो है सुखदेव भगत जी को वहां की जनता भारी मतों से उनको वोट दिया, लेकिन वो हार के में चले गए थे, हार गए थे, भले ही वो हार गए थे। लेकिन इस बार जनता कह रही है कि सुखदेव भगत को एक चांस मिलनी चाहिए, और लोगों को जिस तरह से हाँ, सुखदेव भगत ने मुखर जी ये बात आज मेरे मन में सुबह में भी आ रहा था, कि मैंने ये देखा कि जब हम बात करते हैं लोगों से ग्राउंड में, तो लोग ये कहते हैं एक बार इसको मौका देकर देखते हैं। दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता है। झारखंड में ये काफी होता है कि ये इसको एक बार मौका देकर के देखते हैं। जैसे गिरिडीह में जयराम महतो की सीट पर तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, एक बार जयराम महतो को देकर देखते हैं, इसको भी मौका मिलना चाहिए। तो बात वही है कि सुखदेव भगत को लेकर के ये नाराजगी थी लोगों में, कि वे बीजेपी में चले गए थे और फिर कांग्रेस में आए। तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर वही कि सरना धर्म कोड है, आदिवासी बहुल इलाका है, तो सुखदेव भगत को देखिए सर, हमें लगता है कि जो है सुखदेव भगत जी ने अपने पक्ष में बहुत काफी माहौल बनाया, और वो लगातार क्षेत्र में डटे रहे, और इस बार जनता सहानुभूति वोट उनको मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से 2-2 बार बहुत से कम वोटों से हारे, तो लोग इस तरह कह रहे हैं क्षेत्र में कि एक बार सुखदेव भगत को दिया जाए। और ये मैं उदाहरण दे सकता हूँ, चंदन क्यारी विधानसभा में आपके जो है विधायक मेरे क्षेत्र के हैं, अमर बावरी जी, उनको भी ऐसे ही वोट मिले थे। वो लगातार 3-4 बार हारे, 3 बार, और वो झारखंड विकास मोर्चा से वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एक बार 2019 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में उन्हें जो है लोगों ने कहा कि अमर बावरी जी इतना चुनाव लड़ा, एक बार इसको दे दिया जाए। और फिर देने के बाद क्या हश्र हुआ चंदन क्यारी की जनता से, तो पूरा देश, पूरा झारखंड जानती है कि उन्हें दल बदल लिया, और फिर वहाँ के जनता को जो है क्या बोलते हैं सर उसको, उनके जो है मतदान का जो, ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि वो जीते किसी और पार्टी से और जाके मिल गए, तो लोगों को चोट पहुंचा। और फिर ये साफ उदाहरण लोग अमर बावरी का उदाहरण देते हैं कि लोगों तो की सहानुभूति वोट का किस तरह से। जी, सुदर्शन भगत के टिकट काट के जब बीजेपी ने समीर उरांव को दिया, तो क्या सुदर्शन भगत ने नाराजगी जताई? देखिए ये खबर तो नहीं मिली है नाराजगी का, क्योंकि उनको 3 टर्म शायद मिल चुकी थी,
2 टर्म तो मुझे याद है 2014-19, और इस उनका क्षेत्र में उतना एक्टिवनेस नहीं रहा, तो ये भी एक बड़ी कारण बनी। वहाँ के जो कार्यकर्ता है सुदर्शन भगत से नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो क्षेत्र में ऐसे ही बीडी राम जैसे पलामू के थे, वैसे ही इनका भी यही हाल है। और वो एक्टिव नहीं थे, क्षेत्र की जनता उनको पसंद नहीं। वो तो मोदी लहर में जीत गए हैं एक बार, और एक बार राष्ट्रवाद की लहर में, लेकिन इस बार वो जीत नहीं सक रहे थे। इसलिए क्षेत्र में जो पार्टी का होता है रिसर्च या सर्वे, उस आधार पर समीर उरांव को टिकट दिया गया। चलिए, आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें ये है कि जी सुखदेव भगत इस बार लड़ाई में हैं और शायद वो सीट निकाल भी सकते हैं। जी जी, एकदम 99% है कि सीट निकालेंगे, 1% तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी 1% का ही ये था, मुद्दा था कि अगर हाँ, 10,000 वोट नोटा की जगह इनको मिल जाता तो ये चुनाव जीत जाते, लेकिन नहीं तो मिला। मतलब ये है कि और जो झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग पड़ी है, उन 4 ये सीटों में इंडिया से अलायंस 2 आगे सीटें है। आप इंडिया अलायंस को दे जी, रहे हैं। बीजेपी की हार हो रही है। नहीं आप इसको देख रहे नहीं, हैं। हम तो कहेंगे ये चारों सीट इंडिया अलायंस बढ़त बनाई हुई है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट है, चारों सीट पर बढ़त बनाई हुई है। और जहां तक हमें लगता है कि 2 सीट कहना ये होगा, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि चारों सीट हालांकि पर लगातार मेहनत किया। अभी तो हमने जी 2 ही सीट पर बात की है, 2 सीट पर अभी मंजर भाई बात करना है। दर्शकों को आप चीजों सामने ए, रखिए, उसके बाद है अभी जिन 2 सीटों की बात की हमने उस पर हम बात कर रहे हैं कि उस पर इंडिया गठबंधन जी को जी आप आगे देखें। जी, नहीं, मैंने बता दिया कि 4 लोकसभा में जो हुई, तो चारों लोकसभा में कांग्रेस फाइट कर रही है। वो अब तो मैं 2 लोकसभा की ओर बाकी है, और मैं पलामू हाँ, में अब आना चलिए, चाहता हूँ। जो सिंहभूम लोकसभा की बात है, जहां से गीता जी, कोड़ा और जयराम महतो की पार्टी का भी एक उम्मीदवार है सामने। दामोदर और ये हंसदा। ट्रायंगुलर फाइट है, क्योंकि जयराम महतो को जिस तरीके से झारखंड में रिस्पांस मिला है, मुझे जी नहीं मालूम कि वो सिंहभूम कितनी बार प्रचार करने गए, लेकिन जो जी, हंसदा साहब हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और जोबा मांझी जेएमएम की तरफ से हैं। तो सिंहभूम के समीकरण क्या है और वहां की विधानसभाओं में कितना वोट पड़ा है और कितनी विधानसभाएं किस पार्टी के पास हैं, ये जरा बताइए। देखिए, सिंहभूम का अगर बात करें तो ये पूरा जेएमएम का गढ़ है, और कोल्हान में सुपड़ा साफ हो गया था 2019 के इलेक्शन में बीजेपी का। और यहाँ पर 2019 में इलेक्शन हुआ था 69%, और इस बार अगर बात करें तो 66.11%, यानी 66.11%। और मैं विधानसभा हम्म। वाइज जाना चाहूंगा, चाईबासा से है 70.12। पूरे चारों लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर वोटिंग हुई तो चाईबासा में हुई। यहाँ पर उसके बाद राहुल चक्कर, गांधी ने भी सभा की थी और नरेंद्र मोदी ने भी सभा की थी। जी जी, और हमें लगता है इसी का असर है। 70.12%, यानी 70%, पूरे चारों लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग चाईबासा विधानसभा में हुई। हम्म। उसके बाद चक्रधरपुर में 65.98%। उसके बाद आपका हो गया जगन्नाथपुर 67.22%। ये आपका क्षेत्र है, जेएमएम का गढ़ है। मंझगांव नीरल पूर्ति जी यहाँ विधायक है, यहाँ 67.85% वोटिंग हुआ है। अब मनोहरपुर, जहाँ जोबा मांझी विधायक है यहाँ से, इनको हम्म। 63.56% यहाँ वोटिंग हुई है। और सरायकेला जो मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का ये इलाका है, और ये यहाँ से विधायक है, यहाँ भी वोटिंग हुई है 63.50%। तो क्या लग रहा है आपको कि जो है आखिर बीजेपी जो पिछली बार हारी थी, इस बार उसके लिए कुछ उम्मीद है? गीता कोड़ा को मतलब वोट मिलेंगे या फिर जोबा मांझी जीत रही है? देखिए, हमें लगता है कि जो सिंहभूम है ये जेएमएम और कांग्रेस का गढ़ है, और यहाँ हम्म। पर बहुत जबरदस्त फाइटिंग है, मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर जोबा मांझी जी बढ़त बनाई हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से हो समाज के लोग नाराज है आपके गीता कोड़ा से, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है जेएमएम को मिलता दिख रहा है, और जेएमएम ये सीट आसानी से जीत रही है। हम्म। एक बात और कि यहाँ पर जो है चंपई सोरेन का भी इलाका है और चंपई जी सोरेन पिछली बार जमशेदपुर से लड़े थे तो हार गए थे, लेकिन अब वो जी सीएम हैं, तो निश्चित जी तौर पे है कुछ वोट उनके पक्ष में स्विंग किया होगा। जी और जी जो जी, उनका जयराम महतो का इलाका है। फैक्टर है, जयराम महतो का जो फैक्टर है, हमने 5 बजे की चर्चा में इस पर बात की थी, वो वीडियो भी दर्शक जी, देख सकते हैं, हमारे दोस्त देख सकते हैं। तो जयराम महतो का जो फैक्टर यहाँ पर हो समाज के उम्मीदवार हैं, उनको कैसे देखते हैं आप?
क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जो दाम अंतर पिछली बार 2019 में जो अंतर था वो सिर्फ 72,000 के आसपास है, 70,000 से ज्यादा कुछ वोट थे, जिसकी वजह से गीता कोड़ा जीती थी। जी हमें लगता है कि दामोदर हंसदा जी यहाँ क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। अब वो कितना वोट ले पाते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन दमदार उपस्थिति जेबी केसेस ने सिंहभूम में जिस तरह से दर्ज कराया, तो ये चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे आने वाले चुनाव में। और विधानसभा में हमें लगता है कि इसको कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे। लोकसभा में थोड़ा सा ये बड़ा चुनाव है, देश भर में ये काफी बड़ा चुनाव है, और सिंहभूम लोकसभा काफी जो है जाना जाता है, यहाँ वोटर ज्यादा हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा दामोदर हंसदा। अच्छा, तो आप जी इस सीट पर भी जो है इंडिया गठबंधन को एज दे रहे हैं? जी जी एकदम ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है। आप वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट जब आप वहाँ ग्राउंड सर्वे करेंगे तो ये पाएंगे कि वहाँ हर वर्ग और सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर है। 5 बजे लोकसभा जो है हम डिबेट में कहा दिया है कि 7 लाख के आसपास वहाँ आदिवासी वोटर है। तो ये एकदम साफ जो है जेएमएम को तरह इंडिया अलायंस को, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने वहाँ पर सरना कोड का देने का जो वादा कर दिया, तो लोग एकजुट हो गए, आदिवासी एकजुट हो गए, और वो अपना वोट बेकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दे पर चुनाव इस बार देश की जनता लड़ रही है। जो मुद्दे सटीक मुद्दे लग रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। बाकी पार्टियां तो आ रही है जा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस ने जिस तरह से मुद्दे की बात की लोकसभा वाइज, ये मतलब उनके लिए फायदेमंद रहा। जी अब अगर हम देखें तो 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होंगे और जी आज की चतरा इस चर्चा कोडरमा में हाँ, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। हजारीबाग। तो हाँ, इन सीटों पर बात करने से पहले आखिरी दौर में हम आखिरी सीट जो हमारी पलामू है, यहाँ पर ममता भुइयां और कल्पना सोरेन की जो जोड़ी है वो बड़ी ही जी मतलब शानदार नजर आ रही थी, और दोनों महिला चर्चित नेताओं हुआ ने जी। जो है आगे बढ़ के कमान संभाली। और राजद के टिकट पर ममता भुइयां हैं गठबंधन में, तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में आए। यहाँ पर जो जी एससी एसटी जो वोट है उसको जी लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार ये कहता रहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश बचाना है, आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे थे और इस बार बीडी राम को जो पिछली बार 4.5 लाख के करीब वोट का मार्जिन था उनकी जीत में, उसको इस जी बार जो है ममता भुइयां काटते हुए जो है जीत दर्ज कर पाएंगी, या फिर बीडी राम का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा पलामू में है बाहरी और भीतरी का। बीडी राम वहाँ के हाँ। बाहरी है, वहाँ के वो मूल हम्म निवासी नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा हम्म मुद्दा ये है। दूसरा है विकास के मुद्दे पर वहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका क्षेत्र का उपेक्षा किया गया। बीजे सबसे ज्यादा पलामू लोकसभा से बीजेपी के विधायक चुने जाते हैं। आप अगर देखेंगे भवनाथपुर जो भानु प्रताप शाही का इलाका है, विश्रामपुर ये आपका बीजेपी का इलाका है, छतरपुर ये बीजेपी का इलाका है, डाल्टनगंज गढ़वा में सिर्फ है आपका मिथिलेश ठाकुर जो राज्य के मंत्री है, हुसैनाबाद एनसीपी के विधायक है, एनसीपी के जो है शरद पवार नहीं, ये अजित पवार गुट के हैं, इनका ये है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने पलामू लोकसभा का उपेक्षा किया, तो वहाँ की जनता ये कह रही है। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो आरक्षण का मुद्दा है, क्योंकि अनुसूचित जाति दलित समुदाय के सबसे ज्यादा वोटर आपके पलामू लोकसभा में है, 5 लाख के करीब। तो हमें लगता है कि वो इस बार इस पर मुद्दे पर भी वोट किए हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाजपा को 10 साल शासन दिया, लेकिन अनुसूचित जाति जो है मुख्य धारा पर पलामू लोकसभा में नहीं आ सकी। तो कहीं ना कहीं ये सब एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, साफ झलक रहा है। अब मैं वोटिंग परसेंटेज की बात कर दूं तो पलामू लोकसभा में 2019 में 64% वोटिंग हुआ था, और इस बार 59.9%, यानी कि आप देखिए 5% का ये है कमी है, गिरावट। ये 5% जी गिरावट है। और मैं अगर विधानसभा वाइज बात करूं तो भवनाथपुर से 62.11%, विश्रामपुर में 58.60%, छतरपुर आपका हो गया 59.20%, डाल्टनगंज 60.62%, गढ़वा हो गया 62.74, और सबसे कम है आपका हुसैनाबाद 55.03%। आप इस तरह देख सकते हैं कि पलामू लोकसभा में गिरती वोट परसेंटेज
कहीं ना कहीं ये संकेत दिख रही है कि ममता भुइयां ने कड़ी टक्कर दी और ममता भुइयां जोरदार तरीके से इंडिया अलायंस का वहां पर उपस्थिति दर्ज करा। उसके बाद कल्पना सोरेन का वहां पर प्रचार करना, तेजस्वी यादव का प्रचार करना, तो ये, और जिस तरह से, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पलामू बिहार बॉर्डर टच करता है और गढ़वा से उत्तर हम्म। प्रदेश को टच करता है। तो यहाँ के युवा दोनों राज्यों को देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक मुद्दा है। एक तरफ बिहार में रोजगार तेजस्वी यादव ने 2 लाख से 5 लाख को आदमी को देने का काम किया, तो दूसरी तरफ यूपी में आपका जो है पेपर लीक जैसा मुद्दा। और गढ़वा के ज्यादातर युवा यूपी में जॉब करते हैं, वहाँ के कंपटीशन में जाकर वहाँ तैयारी करते हैं। तो हमें लगता है कि वो दोनों राज्य का जो है समीकरण पलामू में हावी रहा। तो यहाँ पर ममता भुइयां लड़ाई में है, ये अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन जो 4 सीटों पर लड़ाई में है झारखंड में, अब ये देखना है कि कितनी सीटें 4 जून को इनमें आती हैं। ला हमारे पाते हैं। दर्शक भी हमें जांचने के लिए बैठे होंगे कि 4 जून को देखेंगे कि इन लोगों की जो बातें कितनी सच होती हैं। लेकिन जो समीकरण है दोस्तों, वो हमने आपको बताया, मंजर भाई ने आंकड़े आपके सामने रखे, और ये बहुत जरूरी है कि हम झारखंड की राजनीति पर बात करें, उसकी जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर बात करें, उसके मुद्दों पर बात करें। मंजर भाई, अब आगे के चरण में 3 सीटों पर चुनाव है और जी 25 तारीख को फिर गिरिडीह जो हॉट सीट है उस पर चुनाव होगा। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, इन सीटों पर जो है क्या देखते हैं, क्या ये सीटें भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी या फिर बीजेपी इन पर जो है मजबूती से लड़ेगी? देखिए, ये जो लोकसभा है, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और हजारीबाग में भाजपा के ही सांसद जीतते हैं। लेकिन जिस तरह से आज जयंत सिन्हा का बेटा आपका श्री हम्म। कुछ ऐसे सिन्हा जी है, हाँ। हाँ, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि चतरा में थोड़ा सा कमजोर प्रत्याशी इंडिया अलायंस ने देने का काम किया। तो हमें लगता है कि चतरा में फाइटिंग के मुकाबले में है, लेकिन हजारीबाग, कोडरमा में जो है आपके इंडिया अलायंस बढ़त बनाई हुई है। बाकी हजारीबाग और आपके जो है हजारीबाग और चतरा, चतरा। यहाँ पर, हाँ, चतरा, कालीचरण सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के वो लोकल है, तो वो बेहतरीन तरीके से पार्टी को पहुंचा रहे हैं लोगों तक। और चतरा में हमें लगता है कि वहाँ इंडिया अलायंस पीछे है। बाकी आपका कोडरमा में जो है आपके सीपीआईएम के विनोद सिंह। विनोद सिंह हैं, वो अन्नपूर्णा को टक्कर दे रहे हैं कड़ी तरीके से। और वो केंद्र राज्य मंत्री रही है, उसके बावजूद क्षेत्र का जो जिस तरह से उपेक्षा हुआ जनता ऐसे कर रही है, तो वहाँ के लोग नाराज है। तो इस बार विनोद सिंह को जो है वोट देने के लिए क्षेत्र में लगातार लोग ये अपील कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए कि विनोद सिंह कितनी मेहनत कर पा रहे हैं क्षेत्र में और कितनी वोट ला पा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो है चतरा और हजारीबाग में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। और ये जो है आपका कोडरमा, यहाँ पर सीपीआईएम मुकाबला कर रही है। जो एकमात्र जो आप है चतरा में आपका जो जो है, है, चतरा में आपको लगता है कि बीजेपी को एज है? जी जी, बीजेपी वहाँ मजबूत है और वहाँ जेबी केसेस ने भी प्रत्याशी दिया है। अच्छा, हाँ, जेपी केसेस का भी एंगल है, उस पर भी बात करेंगे हम आने वाले दिनों में। इन मंजर तीनों भाई, सीटों पर जेबी केसरी ने प्रत्याशी दिया है। हाँ, तीनों सीटों पर जी बात करेंगे हम। कोडरमा, हजारीबाग और चतरा में जो इक्वेशन है, जेबी केसेस का जो समीकरण है, वो कितना जो है गेन कर पाएगा और कितना जयराम मतों के बाद क्या कोई दूसरा भी पार्टी से जो है इस तरीके का उम्मीदवार है जो जीत हासिल कर सके। मंजर भाई, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि दोस्तों आपने सुना, मंजर भाई ने जो डेटा रखे हैं, तो झारखंड में जो पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं। फाइनल हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जीत गया, लेकिन समीकरण जो बता रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरीके की वोटिंग हुई है, उसके अनुसार हमारा अनुमान है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर आगे है, उसे बढ़त है। और 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे। तब तक आप इंतजार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दुलार लौट हम पर जो है बनाए रखिए। और साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। आप सबसे एक अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ें। आपकी मदद जो है हमारे लिए बड़ी सबसे पूंजी है। और एक बात और है कि आप सबका सहयोग ही है जो अब तक इस चैनल को चला रहा है, और आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ रहे हैं।
मंजर भाई आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।